Hello, dear students. Myself, Dr. Sangeeta, Assistant Professor in Zoology. I welcome you all in this class of Gamete and Developmental Biology, which is the third paper of Zoology in your class BSc first year. Well, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कि जो ह्यूमन स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है जो कि राउंड शेप का था उससे चेंजेस हुए बहुत सारे. तो पर्टिकुलर क्या क्या चेंजेस होके स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में. वेल, अगर स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्पून शेप का होता है. ठीक है, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं. पहले तो हम बात करते हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पूरे स्पर्म को. 4 पार्ट कौन कौन से हैं? हेड, देन नेक, देन मिडल पीस, एंड देन टेल. 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया. हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. 4 पार्ट एक स्पर्म के स्ट्रक्चर में अपने को देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेड जो पार्ट है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है. तो पहले मैं एक रफली बनाने की कोशिश करती हूँ. आई डोंट नो यहाँ बन पाएगा या नहीं बन पाएगा बिकॉज वी डोंट हैव ए प्रॉपर पेन. और मैं लेटे हुए वे में बना रही हूँ क्योंकि वरना पूरा आ नहीं पाएगा ना. दिस इज़ द हेड, देन ये कंस्ट्रक्शन आ जाता है. दिस इज़ द नेक. उसके बाद फिर से थोड़ा ब्रॉडन एरिया आता है, दैट इज़ मिडल पीस. एंड देन बहुत लंबी सारी स्पर्म की टेल होती है. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है. हेड, नेक, मिडल पीस एंड देन ये सारी टेल. ठीक है, अब कहाँ कहाँ क्या होता है ये आप डायग्राम से थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करना. जो हेड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्योंकि स्पर्म क्या है, एक सेल ही तो है. हर सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. तो सबसे बाहर की तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर यहाँ पे होगा एक्रोसोम. ठीक है, यहाँ पे होगा एक्रोसोम. एक्रोसोम के पीछे की तरफ यहाँ होगा न्यूक्लियस. और आपको पता है न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है ना. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है तो मैंने डबल बना दी है ना. ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है छोटा सा ना. ये हो गया न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, ये आपने पढ़ा है. ठीक है, और इसके अंदर ये हो गया आपका डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन मटेरियल. बहुत हाईली पैक्ड है. ठीक है, ये तो है हेड की स्ट्रक्चर. जो एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में गैप है छोटा सा ना, यहाँ पे ये जो गैप है इसको कहते हैं परफोरेटोरियम. क्या कहते हैं? परफोरेटोरियम है ना. ये तो हो गया हेड के बारे में. फिर बात आती है नेक की. ठीक है, ये रही नेक. नेक में पाए जाते हैं 2 सेंट्रियोल्स. जब आप न्यूक्लियस की बात करोगे तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ऐसी देखने को मिली थी आपको. मेरा डायग्राम इवन नहीं आ रहा बिकॉज आई डू नॉट हैव ए प्रॉपर पेन. ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा आपने लास्ट में है ना. और ये सेल मेम्ब्रेन तो है ही. इस कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ एक कंस्ट्रक्शन है ना.
यहाँ पे एक सेंट्रियोल पाया जाता है और एक सेंट्रियोल पाया जाता है यहाँ, ठीक है, एक तो यूँ और एक यूँ लोकेटेड, ठीक है। इस कंस्ट्रिक्शन के जस्ट पास में, हेड के जस्ट पास में जो सेंट्रियोल है, पास में है तो उसको कह दिया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो हेड से थोड़ा दूरी पे सेंट्रियोल है उसको कह दिया डिस्टल सेंट्रियोल। तो इस तरह से नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल हो गए। नेक रीजन में क्या हो गए? 2 सेंट्रियोल हैं, वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और अदर इज डिस्टल सेंट्रियोल। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो सिर्फ स्पर्म का हेड एंटर करता है, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट स्पर्म भी एंटर कर जाता है। तो जहाँ स्पर्म का ओनली हेड एंटर करता है वहाँ पे आपको पता है कि हाँ, जब मियोसिस होता है ओवम के पास एक ही सेंट्रियोल रह जाता है ना, तो दूसरा सेंट्रियोल जो है वो स्पर्म लेके जाता है। तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो थोड़ी डिस्टेंस पे है दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके पीछे आ जाता है मिडल पीस, ठीक है। ये मिडल पीस, मिडल पीस में जो स्पर्म में बहुत सारे सेंट्रियोल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंड यू नो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह कहते हैं, क्योंकि यहीं पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और मिडल पीस से ये डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं और उन एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सारे के सारे स्पाइरल वे में अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से। स्पाइरली एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ ये अरेंज हो जाते हैं, इसको कह देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ठीक है। तो मिडल पीस में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहाँ मिडल पीस के एंड पे एक सेंट्रियोल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल का काम होता है ये जो मिडल पीस के माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनको टेल रीजन में डिसेंड होने से बचाता है। फिर आ जाता है अपने पास टेल, ये रहा टेल। टेल में भी एक्सियल फिलामेंट है लेकिन पूरी टेल में नहीं है, आप देखोगे यहाँ पे नहीं है, इसलिए टेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज मेन पीस एंड सेकेंड इज एंड पीस। मेन पीस में एक्सियल फिलामेंट पाए जाएंगे, एंड पीस में नहीं पाए जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ जो हमें याद रखने की है वो ये है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते टाइम, क्योंकि स्पर्म को लाइट वेट रखना है, हाईली मोटाइल रखना है, तो साइटोप्लाज्म जो है मोस्टली लूज हो जाता है। साइटोप्लाज्म की एक बहुत ही पतली सी लेयर यहाँ पे पाई जाती है, बहुत थिन लेयर। ऐसे ही यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म की एकदम थिन लेयर मिडल पीस में पाई जाती है इसको हम कहते हैं मेनचेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मेनचेट। रिंग सेंट्रियोल का नाम ही एन्युलस है, अब आप पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट्स के अगर अरेंजमेंट की बात करें तो 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, 2 सेंट्रल एंड 9 पेरिफेरल फिलामेंट्स। इस तरह से स्पर्म की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि पूरे स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में आपने 2 चीज़ें देखी, वन वाज एक्रोसोम, ठीक है, एंड सेकंड वाज
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मैंने बोला कि हाईली पैक्ड, हाईली डेंस न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, और एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में एक छोटा सा स्पेस पाया जाता है जिसे हम परफोरेटोरियम कहते हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि न्यूक्लियस के एंड पे एक कंस्ट्रक्शन पाया जाता है नेक रीजन की तरफ। उस कंस्ट्रक्शन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। उसके जस्ट नीचे डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है जिससे कि एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं। फिर शुरू होता है मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो कि स्पाइरल शेप में अरेंज्ड रहते हैं, इस कारण उसको माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल भी कह देते हैं। और उनके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म में एकदम पतली सी लेयर जो पाई जाती है साइटोप्लाज्म की, उसको मेंचेट कह देते हैं। और मैंने कहा कि इसके एंड पे रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है जिसे कि कुछ बुक्स में एन्युलस भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, एक ही बात है। उसका काम होता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल को टेल रीजन में डिसेंड होने से बचाना या फिर धंसने से बचाना, टेल पार्ट में आने से बचाना। टेल की अगर बात करें तो मैंने बताया आपको कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेन पीस एंड एंड पीस। मेन पीस में साइटोप्लाज्म की पतली लेयर भी पाई जाएगी, प्लस आपके जो फिलामेंट्स होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स, वो भी पाए जाएंगे। लेकिन एंड पीस में साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। इट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।